नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न को यूज़ करके मैं खुद स्विंग बेसिस काम करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, उसके बारे में जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है ईज़ीटी प्लानर। देखिए फाइनली मुझे ईज़ीटी प्लानर के ऊपर एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न मुझे मिला था, जिसके बेसिस में मैंने एंट्री लिया और एंट्री लेने के बाद अभी मेरा लॉसेस चला है। तो बेसिकली कभी भी आपको ये मत सोचना नहीं है कि जब भी आप एंट्री लेंगे उसके बाद ही प्रॉफिट होगा। ऐसे जब भी आपका दिमाग में इस तरीके से सोच बैठ जाएँगे, तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा पाएँगे। क्योंकि आपको लगेगा कि मैंने एंट्री लिया और उसके बाद ही गिरते चले जाते हैं, तो मतलब मेरा ही नसीब खराब है। तो ऐसे आप बोलते रहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते रहते हैं। मैं भी जब फर्स्ट टाइम मार्केट में आया था, मैं भी यही सोचता था। मगर जब मैंने स्टडी किया, जब मैंने बहुत बहुत साल तक इस सारे स्ट्रैटेजीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा हद तक बैक टेस्टिंग किए, तब मुझे पता चला कि हाँ, आपको मार्केट के ऊपर भरोसा होना चाहिए। जिस कंपनी के ऊपर निवेश किया है, उस कंपनी के अगर सही एनालिसिस करके आपने निवेश किया है, तो उसमें आपको भरोसा होना चाहिए। आज नहीं तो कल वो आपको प्रॉफिट ज़रूर देंगे। इसके लिए टाइम लग सकता है। तो बेसिकली ईज़ी ट्री प्लानर के ऊपर मैंने पॉजिटिव थिंकिंग इसलिए रखा क्योंकि कंपनी मुझे बेस्ट लगता है। क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है वो मैं आपको दिखाऊँगा। उससे पहले देखिए कंपनी का वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ता है और कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ट है, इनकम भी ज़बरदस्त है और कर्जा भी एकदम ना के बराबर है। और मज़ेदार बात आपको बता दूँ, कंपनी के जो रिज़ल्ट इस बार आने वाले हैं, वो रिज़ल्ट भी इस बार तगड़ा आने वाला है क्योंकि 430 करोड़ से 460 करोड़ बनने जा रहा है और एक्सपेंस 245 करोड़ से 249 करोड़ के आसपास देखने को मिला। और बेसिकली कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, वो 146 करोड़ से 167 करोड़ तक देखने को मिला है। मतलब नेट प्रॉफिट बहुत शानदार तक देखने को मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट का जो परसेंटेज है, सॉरी टैक्स का जो परसेंटेज है, परसेंटेज वाइज देखा जाए तो कंपनी के ऊपर टैक्स भी इस बार कंपनी अच्छा खासा पेमेंट किया और जिसके चलते कंपनी के ऊपर कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है। कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ बहुत शानदार है। हाँ, एक दिक्कत वाला बात है, वो है कंपनी 1 साल में कुछ खास रिटर्न नहीं दिया, उल्टा नेगेटिव रिटर्न दिया। तो इस बात को आपको याद रखना है कि किसी भी कंपनी के ऊपर आप अगर काम करने के लिए जाना चाहेंगे, तो उस कंपनी के ऊपर आपको सारी चीज़ों को नोटिस करना होगा कि अभी फ़िलहाल के लिए क्या सिचुएशन है। देखिए सिचुएशन के हिसाब से बात करूँ जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है और कंपनी गिरते चले जा रहे हैं और आपको हमेशा वॉरेन बफेट जी का वो बात याद रखना है कि अच्छी कंपनी अगर आपको सस्ते में मिले, मतलब डिस्काउंट में मिले, तो उससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी शायद आपको दोबारा ना मिल सकता है। तो ये बात मैं नहीं, वॉरेन बफेट जी ने खुद कहा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से उनका कहना है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से आपको कंपनी को देखना चाहिए। अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता क्या है? उनका कहना है कोई भी कंपनी अगर बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है और उसके साथ-साथ कंपनी आज आपको डिस्काउंट में दे रहा है, मतलब मान के चलिए 400 का शेयर आपको आज मतलब 250 और 300 में मिल रहा है। तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद आपको दोबारा नहीं मिल सकता। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ और इस कंपनी के ऊपर मैंने किस बेसिस में ट्रेड लिया वो मैं आपको शेयर करूँगा। उससे पहले म्यूचुअल फंड की क्या राय है ज़रूर मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले देखिए म्यूचुअल फंड ने कुछ क्वांटिटी जो उसके पास होल्डिंग था वो पूरा का पूरा बेच दिया। मगर एफआईएस ने उस ऐसा नहीं किया। एफआईएस के पास जो होल्डिंग था वही होल्डिंग को वो कंटिन्यू कर रहा है। अभी क्वेश्चन ये है कि इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर निवेश क्यों नहीं किया? प्रोमोटर और पब्लिक के पास ही इतना ज़्यादा होल्डिंग क्यों है? क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ कंपनी 7,000 करोड़ का कंपनी है। एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है और जिस सेगमेंट में जिस सेक्टर के ऊपर कंपनी काम कर रहा है उस सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और बेसिकली इस उस सेगमेंट में सारे कंपनी लॉस कर रहे हैं। सिर्फ 2 ही कंपनी प्रॉफिटेबल में है, एक आईआरसीटीसी और दूसरा ईज़ी प्लानर। अभी धीरे-धीरे करके बाकी कंपनी भी प्रॉफिट का माहौल बना रहा है, इसके चलते इस कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा दिक्कत आ चुके हैं। अभी कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी के ऊपर शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था और फाइनली ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद कंपनी के ऊपर जब रीटेस्ट किया, इस जगह पे टच किया तब एंट्री बना और एंट्री बनने के बाद देखिए कंपनी आज नीचे चल रहा है, ऑलमोस्ट मेरा लॉसेस चल रहा है। तो अगर इस तरीके से पैटर्न्स के ऊपर एंट्री ना बनते, तो मैं दूसरा पैटर्न्स के ऊपर काम करता। दूसरा पैटर्न कौन-सा है? आरएसआई स्ट्रैटेजीज़, जिसके ऊपर मैं बहुत बार काम करता हूँ। मुझे एक दोस्त ने कमेंट किया, सर आरएसएस स्ट्रैटेजीज के ऊपर जो आप काम करते हैं, क्या उसका मतलब परसेंटेज ज़्यादा रिटर्न मिलता है? क्या वो 100% गारंटी के हिसाब से रिटर्न मिलता है? मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, इस मार्केट में कोई भी 100% गारंटी अगर आपको बोल रहा है कि जो स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम मैं कर रहा हूँ, उसमें 100% प्रॉफिट मिलेगा। अगर इस तरीके से बात कोई बता रहा है, तो सोचना आपको बेवकूफ़ बना रहा है।
क्योंकि कोई भी मार्केट में 100% स्ट्रैटेजी नहीं होता। अगर 100% स्ट्रैटेजी होता तो इंस्टीट्यूशन म्यूचुअल फंड क्यों कराते? वो पैसा डायरेक्टली खुद ही निवेश करके खुद ही पैसा कमाते। आज बड़े-बड़े इन्वेस्टर, बड़े-बड़े जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र है, वो दूसरों को एडवाइस क्यों देते? वो खुद ही काम कर लेते ना। तो एडवाइस इसीलिए दे रहा है क्योंकि उसका स्ट्रैटेजीज़ में एक परसेंटेज वाइज़ रे मतलब प्रॉफ़िट होने का चांसेस है। तो ये मैं कहूँगा कि जो मैं स्ट्रैटेजीज़ आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इस स्ट्रैटेजीज़ का कोई भी 100% गारंटी नहीं है कि आपको रिटर्न मिलेगा। हाँ, इतने सालों से मैं बैक टेस्टिंग करके और काम करके मैं देख चुका हूँ कि कंपनी के ऊपर अगर लॉसेस होता है, तो छोटे-मोटे लॉसेस 2 से 4-5% हाईएस्टली मुझे एक बार लॉसेस हुआ था 8%, उससे ज़्यादा लॉसेस नहीं हुआ। और अगर मुझे रिटर्न मिलने का जो चांसेस होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20%, कभी-कभी 30%, एक बार मुझे 40% तक प्रॉफ़िट भी मिला था। तो छोटा प्रॉफ़िट मिलता है और लॉसेस भी बहुत छोटा होता है। हाँ, लॉसेस का परसेंटेज बहुत कम है और प्रॉफ़िट का परसेंटेज ज़्यादा मुझे देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आरएसआई के स्ट्रैटेजीज़ के हिसाब से यहाँ पे देखिए जो आरएसआई 30 के नीचे गया था, उस टाइम 200 डेज़ मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोजिंग हुआ था और उस बेसिस में यहाँ से अगर जर्नी करे, ऊपर गए और आरएसआई भी 70 को टच करे, तो एक प्रॉफ़िट मिल सकता है। मान लेता हूँ आरएसआई अगर इस लेवल को टच करेंगे, तो तब इसका प्राइस शायद इस जगह पे क्लोजिंग हो। तो भी मुझे एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। अगर मैं एंट्री लेवल से इस लेवल तक भी देखूँ, तो ऑलमोस्ट 15% के आसपास रिटर्न मिलने का चांसेस है। अभी कितना रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका पता तो मुझे नहीं है, तो मैं सिर्फ प्रेडिक्शन करके ही चल सकता हूँ। तो बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जाइडस लाइफ साइंस लिमिटेड। तो जाइडस लाइफ साइंस लिमिटेड के बारे में मैं चर्चा करूँ, तो इस कंपनी के ऊपर बेसिकली मेरे व्यू बहुत स्ट्रॉन्ग था और मैं इस कंपनी के ऊपर स्ट्रांगली व्यू रखूँगा। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मैं एक चीज़ बता दूँ, तो कंपनी के जो बिज़नेस है, वो एक्चुअली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर है और बेसिकली इस कंपनी की अगर पेयर कंपनी से बात करूँ, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में कंपनी लीडर प्लेयर बन चुके हैं। टॉप 3 में खुद का नाम रैंकिंग में मतलब लेके आया है। इसका मार्केट कैप करीबन 1 लाख करोड़ के आसपास है। एक बात मैं आपको बता दूँ, एक टाइम इस कंपनी पूरा का पूरा खत्म होने के सिचुएशन में था। इस कंपनी बंद होने का सिचुएशन था, तब भी इस कंपनी के जो मतलब मैनेजमेंट थे, उस मैनेजमेंट को जब चेंज किया गया, तब इस कंपनी फिर से खड़ा हुआ और आज आप देख सकते हैं इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज कंपनी है। तो यही होते हैं मैनेजमेंट का पावर। तो मैनेजमेंट अगर स्ट्रांग हो, तो मरे हुए कंपनी को भी फिर से वो बचा सकते हैं और मैनेजमेंट अगर बेकार हो, तो वो कितना भी अच्छा कंपनी क्यों ना हो और इंडिया के नंबर 1 कंपनी क्यों ना हो, फिर से वो कंपनी खत्म हो सकते हैं। तो देखिए, जैसे हमेशा लोगों के मन में एक ही बात डाउट रहता है कि आज जिस तरीके से रिलायंस काम कर रहा है, रिलायंस मुकेश अंबानी जी के कारण ही आज रिलायंस इतने बड़े बन चुके हैं और एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन वो बन चुके हैं। तो कल के मान मान के चलिए कल के दिन रिलायंस का पूरा का पूरा जिम्मेदारी जब उनके बेटों के हाथ में जाएगा, क्या वो उस तरीके से फिर से उसको स्टेबल कर पाएंगे? क्या फिर से वो बिजनेस को खड़ा कर पाएंगे? क्योंकि इस ऐसे एग्जाम्पल मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के तरफ से भी देखने को मिला, क्योंकि धीरूभाई अंबानी ने बिजनेस को स्टार्ट किया, उसके बाद दोनों बेटों को उन्होंने इक्वल डिवाइड किया बिजनेस को और अनिल अंबानी आज कहाँ पे है? जीरो पे है। मुकेश अंबानी कहाँ पे है आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि कौन सा बिजनेस आज चल रहा है फ्यूचर में चलेंगे उसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए आपको हमेशा हमेशा जब मार्केट में काम करने के लिए जाएंगे तो ये सारी चीज़ों को नोटिस करना होगा। ऐसे नहीं कि आपने निवेश किया और भूल गया, ऐसे मत करिए। यहाँ पे आपको लॉसेस आप ही के पैसे का लॉसेस होगा, दूसरा कोई लॉसेस नहीं होगा। तो बेसिकली जाइडस लाइफ साइंस के ऊपर मैं एक चीज़ आपको बता दूं, कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है, इस बार रिजल्ट कंपनी का शानदार देखने को मिला। 5,000 करोड़ से 5,500 करोड़ बना। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है 358 करोड़ से 1246 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला है। अभी एक चीज़ को मैं आपको बता दूं, कंपनी के ऊपर सबसे मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी के जो कर्जा बोरिंग्स कंपनी के ऊपर करीबन 1200 करोड़ के आसपास था, वो घट के 800 करोड़ हो चुके हैं। तो ऑलमोस्ट 400 करोड़ कंपनी खुद के कर्जे को कम किया है। तो जब कोई कंपनी खुद के कर्जे को कम कर रहा है, एक टाइम आप देख सकते हैं 7,800 करोड़ तक कर्जा चला गया था, 7,900 करोड़ तक कर्जा चला गया था। उससे कंपनी आज 800 करोड़ तक लेके आया, मतलब 10 टाइम्स कर्जे को कम किया और वो भी लास्ट 5 ईयर्स में। तो सोचने वाला बात यही है कि मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है, आप खुद एक बार सोच लीजिए। और खुद के बिजनेस के ऊपर देखिए कितना निवेश किया जा रहा है, करीबन 1100 करोड़ के आसपास निवेश इस बार बिजनेस के ऊपर किया गया है। तो मैनेजमेंट स्ट्रांग है, तो इसलिए मैं हमेशा इस कंपनी के ऊपर बुलिश सिचुएशन के हिसाब से देखता हूँ, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे बढ़ते चले जा रहा है।
जो 4% होल्डिंग था वो बढ़ के 6% हो चुके हैं, और एफएस के पास जो होल्डिंग 2.5% के आसपास था वो बढ़ के 5.5% हो चुके हैं। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर बेस तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स बना था, एक लंबा सा जर्नी के हिसाब से शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और लाइफ टाइम हाई को कंपनी ब्रेक किया। उसके बाद देखिए किस तरीके से कंपनी को टारगेट अचीव किया, बहुत शानदार। देखिए कभी कभी होता क्या है, कोई भी इस तरीके से पैटर्न्स बनने के बाद वो रॉकेट की तरह भागते हैं और टारगेट अचीव करते हैं, और वो भी कितना 51% के आसपास टारगेट का अचीव किया। तो बेसिकली ये एक बहुत शानदार टारगेट अचीव हुआ था, और टारगेट अचीव होने के बाद आज कंपनी लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, और कंपनी के ऊपर अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, क्योंकि इतने लंबा जर्नी होने के बाद कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए था। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के मेरा कोई ट्रेड नहीं है, जब कोई ट्रेड बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एंजल वन। देखिए एंजल वन के ऊपर मैं डायरेक्टली आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट है, उस डाउट क्लियर करने के लिए मुझे कमेंट्स किया गया है। चलो वो डाउट कौन सा है, सबसे पहले वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो बेसिकली एंजल वन के ऊपर अगर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो मुझे एक दोस्त ने कमेंट किया, सर यहाँ पे RSI ने 30 के नीचे गया था, तो क्या इस जगह पे आप एंट्री लिया है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, मैं एंट्री कब लेता हूँ, जब RSI 30 को टच के 30 के नीचे गए, और उसके साथ साथ कैंडल भी 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग होना चाहिए। क्या यहाँ पे क्लोजिंग हुआ? मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या कैंडल क्लोजिंग हुआ? क्लोजिंग तो 200 डेज के ऊपर क्लोजिंग हुआ। तो इसका मतलब इस पैटर्न को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, चाहे वो RSI कहाँ भी किसी भी जगह पे रहे। तो इंपॉर्टेंस कहाँ पे बना? इंपॉर्टेंस एक्चुअली यहाँ पे बना। देखिए RSI यहाँ पे टच किया, सॉरी RSI यहाँ पे टच किया 30 के नीचे, और उस टाइम 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया। तो क्लोजिंग प्राइस में मेरा एंट्री बना। अभी देखिए RSI ऊपर जाएगा और इस 70 को टच करेंगे तो मेरा एग्जिट बनेगा। तो बेसिकली इस तरीके से पैटर्न्स को, इस तरीके से स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके मैं काम करता हूँ। तो चीज़ों को पहले आपको सीखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आप स्ट्रेटेजीज को ना सीख कर ही काम कर रहे हैं। तो मैं आपको शायद जिसका डाउट था, आई होप आपको समझ में आ चुके हैं कि मैं किस तरीके से काम करता हूँ। मैं हर जगह पे एंट्री नहीं लेता हूँ। हाँ, मुझे पिछले दिनों में एक दोस्तों ने कमेंट किया जियो फाइनेंस के ऊपर कि आपको कभी भी और दोबारा कोई पैटर्न्स नहीं दिखेगा। तो ये बोलना बहुत गलत होगा, क्योंकि ऐसे में मार्केट में बहुत बार देख चुका हूँ कि मार्केट में कोई शेयर भागते चले जा रहे हैं और दूसरी बार कोई पैटर्न नहीं बना, ऐसे हुआ नहीं। पैटर्न जरूर बनाएगा, पैटर्न नहीं बनेगा तो बड़े बड़े इन्वेस्टर उसके ऊपर बाय नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली मतलब जो यहाँ पे एंजल वन के बारे में बात करूँ, तो एंजल वन के ऊपर मैं इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके काम करता हूँ। तो कंपनी के ऊपर जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन हुआ टॉप लेवल से, मुझे लगता है यहाँ से वो रीबैक करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से ही कंपनी के रीबैक करने का कोशिश इसलिए करेंगे क्योंकि पहले भी इसी तरीके से सिचुएशन बना था, गिरावट का माहौल हुआ था। उसके बाद देखिए हाई लेवल को ब्रेक करने के बाद एक धमाका परफॉर्मेंस हुई, और उसी तरीके से दोबारा हिस्ट्री को रिपीट कर रहा है। एक बिग करेक्शन हुआ, यहाँ से अगर इस लेवल को ब्रेक करे तो एक बड़ा सा धमाका हो सकता है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसके नाम आप देख सकते हैं, उसका नाम है SDBL। तो SDBL के बारे में बात करूँ, कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट है। वो अपडेट कंपनी के स्प्लिट का अपडेट है 24 में। कंपनी आपको एक 2:5 रेशियो का स्प्लिट देने वाला है। तो बेसिकली एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से कंपनी आपको स्प्लिट देने जा रहा है। 5 का जो फेस वैल्यू था वो आपको 2 बनाने जा रहा है। तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी आपको यहाँ पे देंगे, तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, और इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। तो बेसिकली मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो इसलिए मेरे सारे वीडियोस एज एजुकेशन पर्पस में है, सिखाने के लिए है। सारी चीज़ों को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ शेयर करना है, तो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। और बाकी आपका अगर काम करना है तो आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।